हाथ लगाया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा तुमने ब्रा नहीं पहनी? तो वो कहने लगी मुझे पहनने नहीं आती। आप ही ने मुझे लाकर तो दी थी पर मुझे पहनने आती ही नहीं। मैं उसको हैरत से देख रहा था। मैंने कहा मुझे तो लगता है तुम्हें पीरियड्स भी नहीं आते होंगे। तो उसने मासूमियत से निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली अभी एक ही बार आए हैं। मैंने कहा लाओ मैं तुम्हें पहनाता। मैंने उसको करीब खींचकर उसकी कमीज को ऊपर उठाया और उसके दोनों पकड़। अभी उसके पीरियड्स शुरू हुए 1 महीना ही हुआ था, लेकिन उस बच्ची की शादी मुझसे कर दी गई। जब मैं शादी की रात उसके करीब गया और उसके होठों पर उंगली फेरी तो वो एकदम तैयार हो गई और मेरे साथ लगातार। मेरा नाम जीशान है। मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ पूरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवाई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि तानिया की उम्र बहुत ही कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक ना देखी। इतनी कम उम्र लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक न सुनी। तानिया जो कि मेरे भाभी की ही बहन थी, तो मेरी भाभी की बहन तानिया से मेरी शादी कर दी गई। अब उस वक्त कमरे में तानिया दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैं सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे जज्बात पर काबू पाना अब बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम और मुलायम गुलाबी होठों पर उंगली फेरनी शुरू की तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लग गए थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझे कहने लगी कि ये क्या बेशर्मी है, हाथ नीचे करो। अब तो मैंने भी झटके से बोला क्यों करूं, मैं अपना हाथ पीछे। अब बीवी बन चुकी हो मेरी, और वैसे भी शौक था तुम्हें मुझसे शादी करने का और स्टेज पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठने का। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी के बाद शोहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। आज तो मैं तुम्हारी चीखें निकलवा के रख दूंगा। होश तो तुम्हारे जब उड़ेंगे। जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर ये सब कुछ मैं उसी से कह ही रहा था कि ये मेरी बातें सुनकर वो बहुत घबरा गई थी और कहने लगी देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना भी पसंद नहीं करती। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना। ये कहकर वो बेड पर खड़ी हो गई और बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसके करीब खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया मिस तानिया, इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी के बाद शादी की रात क्या क्या होता है। तो तानिया कहने लगी मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची न समझना। मुझे भी पता है कि शादी की रात शोहर क्या क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा शोहर क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस कदर वो बोली थी मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता हो। कहने लगी कि शादी की रात को शोहर अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने कहा उसके बाद क्या होता है। तो कहने लगी कि फिर शोहर एक लंबा लेक्चर सुनाता है कि उसकी अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, उनकी खिदमती करना और उनका हर हुक्म मानना वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, तुम्हें तो सब पता है। कम उम्र में ही तुम बहुत समझदार हो। हाँ समझदार तो मैं हूँ ही, और मुझे ये भी पता है कि मैं अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे कर सकती हूँ। ये सुनकर तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैं हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने फिर सर झटका और कहने लगा अच्छा चलो ये तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। वो कहने लगी लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने ड्रामों में देखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता उसको घूर कर रह गया। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर बोला कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। और मेरा हाथ अपने पूरे वजूद पर महसूस करके वो कुछ घबरा रही थी। वो मेरी बातें सुनकर हिचकिचाने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम कपड़े तब्दील तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर छोटी सी चुटकी काट कर कहा था। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी से एक नाइटी उठाकर दी और कहा कि ये पहन कर आओ, और वो नाइटी लेकर वॉशरूम चली गई। मुंह हाथ धोया तो मेकअप धुल चुका था और उस वक्त जालीदार नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा वजूद इस नाइटी में आया हो रहा था। फिर वो अपने खुले बालों की चुटियां बनाने लगी थी। तो मैंने उसे कहा बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही छोड़ दो, ये खुले बाल ही अच्छे लग रहे हैं। फिर उसका बाजू थोड़ा सा सख्ती से पकड़ा और उसे बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में वो अंधेरा था। मैंने कहा हाँ अब तो तुम तैयार रहना क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। तो वो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई थी और कहने लगी मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी से क्यों इतना डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम अभी डर रही हो। जब तुम्हारे साथ
सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तब तो तुम्हारी पूरी चीखें निकलेंगी। शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है। एक लड़की को मैं उसे डराना चाहता था, बजाय उसे एतमाद देने के मैं उसे शादी के रिश्ते से खौफजदा करना चाहता था, ताकि तानिया नामी ये लड़की घर ही ना बसा सके और मैं अपने घर वालों से ये बात कह सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे ऐसे कैसे तानिया, यूं तो नहीं होगा ना जानी, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है। शादी का बहुत शौक था ना तुम्हें, अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दरअसल हकीकत कुछ और होती है, और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़ी जोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया, जोर से बेचा, वो चिल्ला उठी। फौरन से मुझे पीछे किया और लैंप ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे आप ही के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत करो, लेटो यहाँ, वरना मैं सख्ती करूंगा। अभी मैं बहुत प्यार से सब कुछ कह रहा हूँ। हालांकि मैंने बड़ी सख्ती से उसे खींचा था, और वो फौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने दरवाजा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि बहुत शौक था मेरी भाभी को शादी का। उनकी खुदगर्जी का उन्हें मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा। भाभी के साथ साथ मेरी अम्मा अब्बा के कमरे का भी दरवाजा खुला। मैं भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगी, आपे मुझे आपके साथ सुनाए। आप ही कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें। तानिया कहने लगी, मैं जीशान के कमरे में नहीं सोऊंगी, अब मुझे आपके साथ सोना है। भाभी उससे वजह पूछने लगी, लेकिन वो क्या वजह बताती। उसने बताया, कुछ नहीं तानिया तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाके बैठ गई। मेरी वालदा कहने लगी, जीशान इसे क्या हुआ, शादी के वक्त तो बहुत खुश थी। मैंने कहा, बहुत शौक था आपको छोटी लड़की से शादी कराने का। हाथ पकड़ा नहीं और वावेला मचा दिया। संभालें आप खुद इसे। ये कहकर मैं अपने कमरे में बेड पर आकर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। उससे पहले कि मैं सोता, मेरी भाई ने बड़े गुस्से से जोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गया। मैंने पलट के उनकी तरफ देखा। कहने लगा, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे बीवी पे। मैंने कहा, मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या मैं हाथ भी ना पकड़ता, मुझे क्या पता था वो तमाशा खड़ा कर देगी। वो कहने लगी, मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है। अरे जब 17 साल की लड़की को दुल्हन बना के कमरे में भेजेंगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। वो तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसे थोड़ा बहुत भी मालूम नहीं कि शादी की रात क्या होता है। रात आपकी नहीं मेरी भी काली हो गई, इसलिए चुपचाप सो जाएं। ये कहकर मैं सो गया। भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी, करवटों पे करवटें बदले जा रहा था। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। वो कहने लगा, तुझे नींद आ रही है। बुद्धू, बीवी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल कहा, आपकी बेरुखी का यही जवाब होना चाहिए। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। लेकिन नहीं, अब मजा आ रहा है ना, जब बीवी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, ये तो शुरुआत है, देखना इस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज रोज आके आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अपने माँ बाप की इस बात को जुटला के रखूंगा कि एक घर से दो बहनें लानी ही नहीं चाहिए, और अगली 7 नस्लों तक को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह भाभी और दानिया दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आई। अम्मी नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब था। बार बार वो भाभी को देख रहे थे और वो नजरें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरा क्या कसूर है। तानिया जब भी मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता। वो फौरन से घबरा कर नजरें नीची कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में मेरा खौफ बरकरार रहे, ताकि वो मेरे करीब कमरे में आने की ही कोशिश ना करे। मैं तो अपने दिल में बड़ा मुतमईन था कि अब ये मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वो भाभी के कमरे में ही रही और भाई पूरा दिन लान में चक्कर काटता रहा कि वो घड़ी उनको भी भाभी के साथ नसीब हो जाए। लेकिन मैं बड़ा खुश था, बड़े मजे से अपने कमरे में रहा। फिर दिल किया तो दोस्तों में चला गया। शाम को वलीमे की दावत दी, वलीमा भी हो गया। लेकिन आज भाई गुस्से में बैठे थे, उन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। तानिया मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाकर कहा,
बच्चू कल तो बच गई थी, आज आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो अब तुम्हें मेरे ही कमरे में है, और आज तो तुम वैसे ही बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं वाकई तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। और वो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। कल वाली बातें सारी उसकी एक रात में ही खत्म हो चुकी थी। वो बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वलीमा भी अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। भाई ने भाभी को साफ कह दिया कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए वो तानिया को समझा रही थी कि इस तरह से नहीं करते, लेकिन वो अपनी आपी के दोनों हाथ पकड़ के लाउंज में बैठी हुई थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाई उसे समझाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहने लगी, आपको नहीं पता ना, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे अब आप अब्बा के घर भिजवा दें, मैं वहां रह लूंगी। देखो ये सब अब तो नहीं हो सकता। उस वक्त तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था, कहा था ठीक है तुम्हें शादी पर कोई एतराज नहीं है। वो कहने लगी, मुझे क्या पता था कि ये होती है शादी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी जीशान के कमरे में। भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे, और बार बार वो नजरें चुराकर दानिया से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी कि जीशान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी का मुजाहरा दिखाओ, क्या बचपना है तानिया, देखो इस तरह नहीं करते। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी, नहीं ना आप ही मुझे घर भिजवा दें, मैं अपने कमरे में ही ठीक थी, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से ही नजारा साफ नजर आ रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझा बुझाकर अपने कमरे का रुख किया, लेकिन वो कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। ये देखकर मैं बड़ा मुतमईन था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था वो इस कदर खौफजदा हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बिना उसने अलमारी खोली, उसने कमरे का दरवाजा तक बंद नहीं किया, अलमारी में से अपना एक लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी, फिर आहिस्ता से अपना तकिया लिया और बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर लाउंज में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्जी है, अच्छा ये लाइट बंद कर दो और दरवाजा बंद करके जाना, ठीक है? वो फौरन संभल गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। ज्यादातर वक्त अब उसका भाभी के साथ गुजरता था या फिर मेरी अम्मी के साथ। वो उनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती रहती, हंसती रहती, लेकिन जैसे ही मैं आता मुझे देखकर उससे जैसे सांप सूंघ जाता। भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वो महारानी किचन का कोई भी काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी अम्मा के साथ बैठ के बातें करना, हंसना, लतीफे सुनाना। अब्बा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते वो लाउंज के सोफे पर आराम से सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले बस कमरे में आके तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन गुजर गए थे। अब्बा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर भाई और भाभी जाएंगे, जब वो वापस आ जाएंगे फिर जीशान और तानिया को भिजवा देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन तानिया बड़ी उदास हो रही थी। वो कहने लगी, आप अकेली क्यों जा रही हैं? मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी, मुझे जीशान के साथ नहीं जाना। भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि वो भाई के कमरे में जाके सो जाती थी, लेकिन मुझे कुछ होने लगा। जाहिर है मेरी बीवी थी। शुरू में तो अब्बा और भाई की वजह से मैंने ये सब कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था वो कमरे में आए, मुझसे बातें करें। कुछ जज्बात थे जो अब तंग करने लगे थे, लेकिन जिस कदर मैं उससे खौफसदा कर चुका था वो मुझे देखते ही खौफ खाने लगती थी। एक बार मुझे नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे तानिया से अपने रवैये की माफी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए, उसे वो प्यार और वो सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। और मैं भी कब तक उससे दूर रह सकता था? आखिर जो होना था वो तो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने भाई के कमरे का लॉक घुमाया, दरवाजा लॉक था, तो मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। फिर मैंने हल्की सी दस्तक दी। जब मैंने कमरे की खिड़की खोली तो वो बेखबर बेड पर सोई हुई थी। उसके बालों की लटें हवा से उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, उसके हुस्न को और भी ज्यादा दुबाला कर रही थी। शायद मेरी ही नजर बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा बहुत हो चुका, मेरा गुस्सा तो कब का खत्म हो चुका था। मैं भी चाहता था मेरी जिंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए। भाई को अभी 5 दिन हुए थे और मजीद 5 दिन बाद उनकी वापसी। फिर मुझे तानिया के साथ जाना था। मैं चाहता था उससे पहले मैं तानिया के साथ दोस्ती कर लूं। मैंने धीरे से तानिया को आवाज दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की
इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उससे अंदर जा सकता, इसलिए मैंने शीशे को खटखटाया। ये भी डर था कि कहीं मेरी आवाज़ अम्मा अब्बा के कमरे में ना चली जाए। बमुश्किल उसने खुमार आलूद आंखें खोली और मुझे खिड़की के पास देख के कहने लगी, क्या है क्या है? मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना लिया तुमने, चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये सुनकर वो फिर से घबराने लगी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा, तानिया अच्छा यार सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत नहीं करूंगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आओ। लेकिन वो नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं। मैं अपने कमरे में आके अपना जी जलाने लगा कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद मारी है। अब वो कमरे में खिड़की दरवाजे सब बंद करके सोती थी। अलबत्ता खाना उसे मेज पर मेरे साथ ही खाना पड़ता था। अब्बा अम्मा सामने बैठे होते थे। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता, वरना जब तक भाभी थी तो वो उनके साथ बैठती थी। मैंने उसे कहा कि मेरी प्लेट में सालन डाल दो। उसने सालन मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वो बुरी तरह से चीखी कि सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नजर डाली। वो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने भी पैर को गुस्से से दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की जानिब ले जाने लगा। वो अपना पाँव पीछे करती रही। मैं फिर उसके पाँव तक पहुंच जाता था। वो इस कदर नर्वस थी कि खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी। जब से भाभी गई हुई थी सारा काम उसी सर पे आ गया था। अम्मा से पूछ पूछ कर खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब लाउंज में थे, वो किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में गया, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, गिलास में डाल के पानी पिया। वो बर्तन धोने में मसरूफ थी। पानी पीने के बाद उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे अपने हिसार में ले लिया। वो बुरी तरह से उछली, पीछे पलट के देखा, मैं उसके कंधे पर अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागती क्यों हो, शोहर हूँ तुम्हारा। कहने लगी, जीशान मुझे छोड़े। मैंने कहा, शराफत से आज कमरे में आ जाना, वैसे भी कल भाई और भाभी वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर भी जाना पड़ेगा। वहां क्या करोगी तानिया? अगर आज तुम कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, फिर मेरे साथ हनीमून पर भी जाना पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन के बदले लूंगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं उससे गलत बात करता था। मेरा ये कहना था कि वो चिल्लाने लगी। मैंने उसे छोड़ दिया। अम्मा अब्बा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? तो कहने लगी, वो कॉकरोच। अम्मा कहने लगी, कहाँ है? कहने लगी, अभी यही था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया, मुझसे खुद को छुड़वाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाई और भाभी भी वापस आ गए। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मोहतरमा थी कि मेरे काबू में ही नहीं आ रही थी। सबके आने के बाद वो लाउंज में तकिया रख के लेट गई थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है चिल्लाओ, शौक से चिल्लाओ। ये कहकर मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और जबरदस्ती उसे कमरे में ले गया। कमरे की लाइट बंद की और उसे बेड तक लाया ही था कि भाई के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो अम्मा का दरवाजा खटखटा रहे थे। अम्मा ने दरवाजा खोला तो वो कहने लगा, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, अम्मा आके देखें उससे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे तानिया को छोड़ना पड़ा। वो भी फौरन कमरे से बाहर निकल आई। भाभी को उल्टी लग रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने तानिया से कहा, जाओ नींबू पानी बनाकर लाओ। वो नींबू पानी बना के लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो मालूम हुआ कि भाभी उम्मीद से हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। खुशी की खबर थी, इसलिए मैं भी खुश था। चलो चाचू बन जाऊंगा। इसलिए हमारा हनीमून कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी तानिया पर पड़ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन गन चक्कर सी बन जाती थी। अब मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। फिर उस पे मेरा उसके साथ रवैया भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद ही पर अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती, फिर उसे सोफे पे सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन कमरे में सो जाया करो, कुछ नहीं कहूंगा। तो कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करेंगे? मैंने कहा, नहीं करूंगा लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में उसके काम में भी मदद करवा देता। एक दिन मैंने उससे कहा, तानिया मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। वो कहने लगी, तो वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना, इसलिए। कहने लगी, आप जोर से मुझे अपने साथ तो नहीं लगाएंगे?
उस दिन मेरा सांस रुक गया था। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी मेरे करीब तो नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं, करीब भी नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वो मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी थी, बेतकल्लुफ भी हो जाती थी। और जब रात को वो फ्री होकर आती थी तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता। काफी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि जाने अनजाने में मैं उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का अरसा भी गुजर गया। भाभी को एक बार फिर दर्द उठा। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और तानिया को भाई और भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों भी बहुत मुंतजिर थे कि देखो क्या होता है बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर बताया और ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कानों को यकीन ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता? असलम भाई तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल गए। यहाँ हाल तानिया का भी था। कहने लगी डॉक्टर से, आप क्या कह रहे हैं? आप बताएं ना, मेरी बीवी को क्या हो सकता है? वो तो ठीक थी। वो कहने लगी कि उसका बीपी छूट कर गया था, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। हम पर तो जैसे कयामत टूट गई। तानिया की, अम्मी की, सबकी बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मैंने यूं बाई को फूट फूट कर रोते हुए देखा था। मैं खुद भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। एक तरफ मैं बाई को संभाल रहा था तो दूसरी तरफ तानिया को। ये खबर जब मैंने अब्बा को सुनाई तो वो भी परेशान हो गए। अम्मा अब्बा दोनों अस्पताल पहुंच गए। अभी तो बच्चा नर्स के पास था, क्योंकि मैं तो उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। अम्मा आई तो तानिया उनके गले लग के रोने लगी। ये खबर जब भाभी के मेके में गई तो उन पे भी कयामत टूट पड़ी। वक्त था जो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियां खत्म हो गई। भाभी के बेबी को तानिया संभालने लगी। वो चुप चुप सी हो गई। उसका बचपना, हंसना, बोलना जिसे खत्म हो चुका था। भाई भी चुप चुप रहने लगे, बात ही नहीं करते थे। बात करते थे तो लगता था अभी रो पड़ेंगे। एक मैं ही था जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने गुजर गए। मुझे लगता था जैसे तानिया अपनी उम्र से काफी बड़ी हो चुकी है। रात को जब वो थकी हारी आकर बेड पर बैठती तो बेबी रोने लगता। वो भाई का बेटा था, वो उसे पकड़ के चुप करवाने लगती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा ऐसा करो, इसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। कहने लगी नहीं, आपसे चुप नहीं करेगा। मैंने कहा मैं इसको पकड़ूंगा, चुप हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन हमारी अपनी औलाद भी हो गई। और भाई ने भी दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनका बेटा हमेशा अपनी खाला को और मुझे ही अपना माँ बाप समझता है। और तानिया भी उसको अपने बच्चों से बढ़कर प्यार देती है। यूं एक मासूम और कम उम्र लड़की की जिंदगी को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक एतमाद था जो उसके शोहर ने उसे दिया और उसने सब कुछ खुश असलूबी से संभाल लिया।